सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट अतले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को क्वेश्चन नंबर 51 से। टोटल 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में देखा था। सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतले उत्तरी क्वेश्चंस की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। राजन सीरीज के भी और पवन सीरीज के भी अच्छे से एग्जाम में पढ़ के अगर आप जाओगे तो आपके मार्क्स दोस्तों अच्छे आएंगे, क्योंकि 15 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं और 15 नंबर के अतले उत्तरी, यानी कि 50 नंबर के पेपर में आपको 30 नंबर यहीं से मिलने हैं। ठीक है। और जो 20 नंबर होता भी है जिसमें 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के होते हैं, इसमें लगभग आधा पेज आपको लिखना होता है, 1/2 पेज लिखना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है जो 20 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कभी भी 2 में पूरे 2 बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। तो अगर आपने आधे पेज में से थोड़ा भी 4-5 लाइनें भी लिखी हैं तो 1 नंबर तो आपको आसानी से मिल ही जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस 20 नंबर में से आप कम से कम 12-15 तक पहुंच जाते हो। तो मेन जो स्कोर है वो यही लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न ही आपके मार्क्स जो है वो बढ़ाते हैं। तो इसीलिए सारे विषयों के बहुविकल्पी और लघु उत्तरी क्वेश्चंस को अच्छे से मैं यहाँ पर रिपीट करवा देती हूँ, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो और अच्छे से हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, दृष्टि बाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है? दृष्टि बाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है? तो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हकलाने के क्या कारण होते हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों ही हो सकते हैं। बच्चा क्यों हकलाता है? हो सकता है वो जन्म से ही इस तरीके से वो बोलता रहा हो, या फिर उसके वातावरण, उसके आसपास के लोग ही उसी तरीके की भाषा में बोलने वाले हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, श्रवण विकलांगता क्या है? श्रवण मतलब सुनने की अक्षमता। श्रवण विकलांगता मतलब पूरा ये जो पूरा का पूरा श्रवण विकलांगता है, इसका मतलब कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो आवाज को सही से सुन नहीं पा रहा है। जब वो सुन नहीं पाएगा तो वो आपके प्रश्नों का आप कुछ भी उसके सामने पूछोगे, आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, श्रवण विकलांगता कितने प्रकार की होती है? चालकी श्रवण विकलांगता, संवेदनिक श्रवण विकलांगता, मिश्रित श्रवण दोष, मध्य कर्ण श्रवण दोष, प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। तो ये टोटल 5 प्रकार का श्रवण विकलांगता होता है। ठीक है। किसी भी कारण से हो सकता है कान के बाहर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कान के मध्य में, कान के अंदर। ठीक है। या संवेदनिक श्रवण दोष हो। इस तरीके से यहाँ पर कई प्रकार के श्रवण विकलांगता कई प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने का ध्वनि का स्तर कितना होता है? यानी कि जो सामान्य स्तर के श्रवण बाधित होते हैं, जिनको अगर हम 30 से 51 डेसिबल तक की ध्वनि में बोलते हैं तो वो सुन पाते हैं। जैसे हमारे घरों में या हमारे घरों के आसपास जिनकी थोड़ी एज हो जाती है, आप देखते हो कि थोड़ा तेज बोलना पड़ता है तब वो सुन पाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो श्रवण बाधित व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं, उनके सामने आपको तेज ध्वनि में बोलना होता है तो ये सुन पाते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत क्या करते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, जो गंभीर श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, इनका श्रवण बाधिता स्तर कितना होता है? तो इन बालकों में 70 से 89 डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है। जो गंभीर श्रवण बाधित होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही कम, मतलब एक बार समझ लीजिए कि ये 90 होता है, 90 डेसिबल श्रवण कान के उच्च स्तर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, गंभीर लगभग वही है, जो गंभीर अवस्था है वो 70 से लेकर के 89 डेसिबल तक की आवाज को भी अगर वो इतना तेज आवाज करने पर तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत वो सुन पा रहा है, तो ये गंभीर श्रवण बाधिता है। ठीक है। और श्रवण बाधिता को हम डेसिबल में नापते हैं। तो डेसिबल देखिए, श्रवण बाधिता के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है तो डेसिबल अंक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए पूछ रहा है, पूर्ण श्रवण बाधित बालक, इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, यानी कि 100% जिस बच्चे को आप कुछ भी बोल के देख लो, कुछ भी नहीं सुनेगा, यानी कि 90 डेसिबल तक की ध्वनि उसको सुनाई नहीं देगी। 90 डेसिबल मतलब इसके आगे तो हमारे जो मनुष्य के कान है वो सुन ही नहीं सकते। 90 डेसिबल हाईएस्ट होता है। ठीक है।
तो इस इतने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है, यानी कि इस बच्चे को हमें कंफर्म है, 100% हमें यकीन है कि ये बच्चा कुछ भी नहीं सुन पाएगा। और जो गंभीर है इसमें 1 से 2% चांस है कि बच्चा थोड़ा बहुत सुन पाएगा, लेकिन 35 से 51 डेसिबल तक जो है सामान्य श्रवण बाधित बच्चा, यानी कि जिसे हम मंद श्रवण बाधित बच्चा भी कह सकते हैं, जिसे 31 से 51 डेसिबल तक की ध्वनि अगर निकाली जाए तो ये बच्चा सुन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्तर आपने सीखा। अगर पूर्ण बाधित है तो 90 डेसिबल भी उसको सुनाई नहीं देगा, गंभीर श्रवण बाधित है तो 70 से लेकर के 89 डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है, यानी कि इतनी तेज डेसिबल आवाज करोगे आप तब बच्चा कुछ सुन पाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और सामान्य श्रवण यानी कि मंद श्रवण बाधिता में 31 से 51 डेसिबल तक की ध्वनि करने पर बच्चा सुन लेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं? तो वैलेंटाइन की परिभाषा आपको याद ही होगी। समस्यात्मक बच्चे वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होता है कि वे घर, विद्यालय और समाज में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, समस्याओं के जनक हो जाते हैं। तो ये पूरी की परिभाषा है जो कि वैलेंटाइन ने कही है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, वाक् दोष के प्रकार बताइए। तो वाक् दोष में देखिए आवाज की समस्या होती है, प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष भी होता है, हकलाना होता है, देर से बोलना होता है, तुतलाना होता है, ये सभी एक प्रकार से वाक् दोष में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा, प्रवणता परीक्षा द्वारा, बुद्धि परीक्षाओं द्वारा आदि। क्वेश्चन नंबर 62 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 4, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 63 है, समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों से बातचीत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानस मंद बालक कौन होते हैं? वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है वे मानस मंद बालक कहलाते हैं, जिन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से कम होती है। ठीक है, सामान्य बच्चों के बाद पिछड़े बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे ही बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के। क्वेश्चन नंबर 67 है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं? वह बालक जिसकी शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है वे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में, सामान्य पिछड़ापन और दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 69 है, मंद बुद्धि बालक का लक्षण बताइए। तो मंद बुद्धि बालक मूढ़ होता है, इसलिए उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से ये बालक 2 प्रकार के होते हैं, मंदित मना बालक और धीमी गति से सीखने वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानसिक पिछड़ेपन के आधार क्या है? तो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, 3 प्रकार से या 3 आधार पर इनको हम बांट सकते हैं मानसिक पिछड़ेपन वाले बच्चों को, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, कुछ बच्चे सामाजिक रूप से होते हैं, कुछ व्यवहारिक रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, बुद्धि लब्धि एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन किन विधियों को अपनाया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण, समाज मितीय तकनीकी, अनुकूलित व्यवहार का मापन, व्यवहार निरीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि और संचयी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 73 है, अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, गणितीय ब्रेल कोड का क्या तात्पर्य है? दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसे गणितीय ब्रेल कोड कहते हैं। ब्रेल आपको कहीं भी दिखेगा, ब्रेल लिपि या ब्रेल कोड, तो आप समझ जाएंगे ये ऐसे बच्चों के लिए है जो जिनको दिखाई नहीं देता, जो कि दृष्टिबाधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है, यानी कि 10 साल का बच्चा है, जब से जन्म लिया है, तो 10 साल का बच्चा अगर बुद्धि परीक्षण दे रहा है तो उसकी वास्तविक आयु तो 10 साल ही होगी। तो जो आपकी वास्तविक आयु है जन्म से, वही आयु आपकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। क्वेश्चन 76 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। कहीं कहीं केवल आपको 2 ही मिलेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप 2 प्रकार भी लिखोगे तो भी वो सही ही होगा, क्योंकि क्रियात्मक बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, ब्रेल लिपि क्या है?
तो ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिसे स्पर्श करके पढ़ा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, या फिर सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे की जो समस्या होती है उसको समझ करके उसके बाद बच्चे को समझा करके अच्छे से उसको रास्ता दिखाया जाता है कि इस तरीके से ये काम करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि टीचर क्लास में बच्चों को क्या करते हैं, वो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, चाहे वो टेस्ट लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सब चीजें कक्षा में करते हैं। लेकिन जब बच्चे का एग्जाम आता है तो एग्जाम में बच्चे को खुद ही लिखना पड़ता है, टीचर नहीं जाते उसकी जगह पर लिखने। ठीक है, तो निर्देशन जो है ये एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रेरित करते हैं या रास्ता बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, परामर्श से आप क्या समझते हैं? परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशित एवं स्व उत्तरदायी बन सके। क्वेश्चन नंबर 80 है, परामर्शदाता कौन होता है? तो परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो कि छात्रों को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। परामर्श के रूप बताइए। तो संकटकालीन परामर्श, उपचारात्मक परामर्श, निवारक परामर्श और रचनात्मक परामर्श। क्वेश्चन नंबर 82 है, परामर्श की कौन सी विधियां हैं? तो निर्देशात्मक परामर्श देना, अनिर्देशात्मक परामर्श देना या समन्वित परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं? उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना ही मार्गदर्शन, मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब दिखाना, तो सही रास्ता दिखाना ही क्या है? मार्गदर्शन है किसी भी व्यक्ति को जो भटका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 है, परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद आपको पता ही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर जो होते हैं वो भी देते हैं, और जिला चिकित्सालय में भी मिलता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, निरीक्षण से आपका क्या तात्पर्य? निरीक्षण का तात्पर्य परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। क्वेश्चन नंबर 88 है, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 89 है, निरीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो संशोधनात्मक निरीक्षण, विरोधात्मक निरीक्षण और रचनात्मक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। निरीक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो विद्यालय में जाना, विद्यालय के नवीन आयामों की सूचना देना, प्रदर्शन पाठों का आयोजन करवाना। ठीक है, ये सब होते हैं निरीक्षण की विधियां, यानी कि विद्यालय में जा करके आप वहां की चीजों का निरीक्षण कर रहे हो, देख रहे हो, फिर उसी के अनुसार आप रिपोर्ट बना रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। तो CBSE है, NCERT है, SC। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो CBSE, ICSE, NCERT। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देकर, ये सब चीजें हैं जिसमें हम प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा को और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा हम संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से इन बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चला करके इनके लिए विशेष प्रकार से जो भी रचनात्मक कार्यों में ये दक्ष हो, उन रचनात्मक कार्यों को इनसे करा करके इस तरीके से ये बच्चे अपनी प्रतिभा का सही प्रकार से एक तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे और सही प्रकार से अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके। तो आप लोगों को क्यों पढ़ाया गया समावेशी शिक्षा? आपके 3rd सेमेस्टर में 2nd पेपर पूरा का पूरा समावेशी शिक्षा क्यों पढ़ाया गया? अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा आता है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, ठीक है, जिसको सुनाई नहीं देता है, किसी प्रकार से कोई भी समस्या है, अस्थि बाधित है, जिसके पैरों में किसी प्रकार से समस्या है, चलने में समस्या है, बैठने में समस्या है, ऐसे बच्चे अगर आपके इस विद्यालय में आ रहे हैं तो किस तरीके से आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे? उन बच्चों की समस्याओं से जब आप पहले से अवगत रहेंगे कि ऐसे बच्चों की ये समस्याएं होती हैं, इसीलिए श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित सभी बच्चों के बारे में आपको पढ़ाया गया है।
ताकि आप लोगों के सामने ये बच्चे आए तो आसानी से आप इनको वर्गीकरण कर पाए, इनका अवलोकन करके इनकी कमियों के बारे में या जो भी दिक्कत है उसके बारे में समझ करके फिर उसी के अनुसार इनको शिक्षा दें। वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सके। एक शिक्षक के अंदर धैर्य वाला गुण तो वैसे भी होना ही चाहिए, क्योंकि धैर्य बहुत जरूरी होता है रखना, खासकर छोटे बच्चे। जैसे बड़े बच्चे हैं, क्लास 9-10 में आप पढ़ा रहे हो तो एक बार आप डांट दोगे तो बच्चे शांत हो जाएंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि अगर यही प्राइमरी में एक बार दो बार आप डांट करके देखो बच्चे शांत नहीं होते, वो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए टीचर का धैर्यवान होना, खासकर जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाते हैं उन टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर धैर्य हो, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये दो उद्देश्य, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए प्रशिक्षुओं को समावेशी शिक्षा पढ़ाई जाती है कि इस प्रकार के बच्चे कक्षा में आते हैं तो उनकी समस्याओं से, रुचियों से पहले ही हम परिचित रहें। क्वेश्चन नंबर 94 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो शारीरिक अक्षमता वाले बालक, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों वाले और बौद्धिक भिन्नता वाले। क्वेश्चन नंबर 95 है, सामान्य बच्चों में कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धिलब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी आदि। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो सब 2016 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 सामान्य बच्चों की दो विशेषताएं बताइए। तो बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? वे जो अपने काम में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाते हैं वे बच्चे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो दृष्टि बाधित बच्चे, वाणी बाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे और अस्थि बाधित बच्चे। क्वेश्चन नंबर 99 है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? तो 20/70 से लेकर के 20/200 के बीच होती है। दोस्तों आप यहाँ पर केवल 20/70 ही दिखाओगे, क्योंकि मध्यम रूप से या मंद रूप से दृष्टिबाधित बच्चे की बात हो रही है, तो केवल 20/70 ही आप दिखाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पर वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता है तो यही क्या होता है? वाक दोष होता है। वाक मतलब बोलने की समस्या, दोष मतलब दिक्कत, वाक मतलब बोलना। तो बोलने की जो दिक्कत है, बोलने की जो समस्या है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर तुतलाने वाला है, हकलाने वाला है, तो एक बार दो बार कक्षा में बोलेगा, उसका बच्चे मजाक उड़ा देंगे या कुछ इस तरीके से होगा, तो वो बच्चा, फिर वो हकलाने वाला बच्चा सही से फिर वो बोलना ही नहीं चाहिए, क्लास में एकदम मौन हो जाएगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से ही नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अपने भावों को, मन के भावों को, विचारों को बोल करके नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चे वाक दोष से पीड़ित बच्चे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो मेरुरज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, ये सब अस्थि बाधित बच्चों की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 102 है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि लोगों के बच्चे आते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे हम वंचित समूह भी कहते हैं, वंचित बालक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में निर्देशन और परामर्श बहुत उपयोगी होते हैं। यानी कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या सही है, ये सब उसको निर्देशन और परामर्श में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने की सहायता करना ही क्या है? मार्गदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, डीजीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीजीपी का पूरा नाम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी है। डिजिटल यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी है। ठीक है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 106 है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षण बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 106 तक 2016 में पूछे हुए प्रश्न है। इसके बाद जितने प्रश्न है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। 2017 में पूछे हुए प्रश्न, 2018 में पूछे हुए प्रश्न, 2019 में पूछे हुए प्रश्न, 2020 में, 2022 में, सभी में पूछे हुए प्रश्न आपको मिलेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, खासकर मेरे नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल कर लीजिए या फिर आप मैसेज कर दीजिए अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट,
सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों की सीरीज, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं, ताकि अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत ना पड़े। ये सीरीज, दोनों की सीरीज का आपको पीडीएफ मिल जाता है, पूरी क्लासेस मिल जाती है जो मैंने अच्छे से समझा के पढ़ाई है। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों चैनल से बने रहिए, सारी क्लासेस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।